हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वर्क एंड एनर्जी। वर्क एनर्जी एंड पावर, जैसा भी आपको नाम सूट करता है, कुल मिलाकर वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, इस पे हम लोग काम करेंगे। तो अब हम समझेंगे कि वर्क होता क्या है। तो अगर आप सोचिए कि वर्क होता क्या है, तो आप पाएंगे कि आपके पास कुछ एनर्जी पहले रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास कुछ एनर्जी होगा तभी आप वर्क को परफॉर्म कर पाएंगे। अब जैसे आप जनरली आप सुनते हैं कि या अपने घर में बोलते हैं कि मेरा सारा एनर्जी ख़त्म हो गया, मेरे पास इतना एनर्जी नहीं है कि मैं कुछ काम करूं। और इन जनरल भाषा में हम यही बात करते हैं। तो वैसा ही कि आपका मतलब कि वर्क क्या है कि एक कैपेसिटी टू डू द परफॉर्म अ वर्क। मतलब जो आप जितना भी आपके पास एनर्जी अगर होगा तो आप उसमें वर्क करेंगे। अच्छा, अब सोचिए कि अगर आपको वर्क करने को कहा जाए तो आप कौन सा काम करते हैं या कैसे काम करते हैं, तो ये बात डिपेंड करेगा। तो उसमें क्या होगा कि सपोज़ कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक ऐसा है, कुछ एक ब्लॉक है और इस पर आप कुछ फोर्स लगा रहे होंगे, तब इसका पोजीशन चेंज करें, तब आप तो कुछ वर्क कर पाएंगे ना। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपको चलने का ही काम दे दिया जाए कि चलो जाओ 2 चक्कर लगाओ किसी भी ग्राउंड का, तो आप कोई क्या कि वर्कआउट करेंगे। आप जनरली बोलते हैं ना कि वर्कआउट कर रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं, तो आपका मतलब पोजीशन वहाँ से चेंज होना चाहिए। और पोजीशन चेंज कराने के लिए कि इनिशियल कंडीशन क्या है कि आपके उधर से फोर्स उस पर लगना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स लगना चाहिए। तो वर्क का फोर्स के साथ रिलेशन है। एक तो बात ये समझ में आया। दूसरा कि अगर वर्क को अगर ऐसे समझे कि जैसे मान लीजिए कि जिसे मैंने बोला कि अभी वर्क करने के लिए आपके पास एनर्जी होना ज़रूरी है। अगर एनर्जी नहीं होगा तो आप वर्क नहीं कर पाते हैं। तो उस एनर्जी को स्टोर कराने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है, या फोर्स अगर लगाएंगे तो कुछ उससे मूवमेंट होगा। एक तो वो बात। मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर सपोज़ कि अगर 2 लोग अगर हैं, जैसे अगर एक लोग सोए हुए हैं और एक लोग डांस कर रहे हैं, तो जो सोए हुए हैं तो एनर्जेटिकली क्या कम मतलब क्या कंसीडर करेंगे, लेस एनर्जी पर है। और जो डांस कर रहा है तो उसका मतलब मूवमेंट है उसमें, तो मूवमेंट है तो उसका मतलब हाई एनर्जी पर है। तो ये इस तरह का भी हम इसमें कोरिलेशन एक ढूंढ सकते हैं कि अगर जिसका मतलब कि जिसमें कोई मतलब वर्क कराने के लिए या एनर्जेटिक है तो उसमें मूवमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ज़्यादा अगर मूवमेंट होगा तो उसमें कंसिडर ऐसा किया जाएगा, लेकिन अक्सर ऐसा भी नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, अभी इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन अगर इसको छोड़ दें तो नीचे की तरफ आएगा। तो ये कहाँ से इसके पास एनर्जी आया कि चल रहा है, तो हमने कुछ किया नहीं, चुपचाप इसको छोड़ दिया ना। तो छोड़ने के बाद ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसमें मतलब कि जो उसमें मूवमेंट फिर कहाँ से है, मैं बच रहा हूँ वो वर्ड अभी यूज़ करने से, मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी से, क्योंकि आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराया उससे। तो अभी केवल मतलब समझिए कि अगर कोई काइनेटिकली अगर है, जिसके पास मूवमेंट है, तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगा। एनर्जी ज़्यादा होगा तो फिर वो वर्क कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहा होगा। तो मैंने बोला कि जिसके पास अभी तो स्टेटमेंट में बोला कि अगर एक सो रहा है आदमी, उसके पास एनर्जी कम है या ज़्यादा है, या एक डांस कर रहा है उसके पास एनर्जी कम है ज़्यादा है, तो हमने ये डिस्कवर किया कि जो, या अभी हम भी ऐसा बोल सकते हैं कि जिसके पास जो मूव कर रहा है तो एनर्जेटिक ज़्यादा होगा, या जो सो रहा है कि लेस एनर्जी पर है। तो इस चलते तो मैंने क्या फिर उसके बाद कहा कि क्या हमेशा ऐसा होगा? नहीं। अगर अभी ये कहे कि रेस्ट में है तो इसके पास बिल्कुल एनर्जी नहीं है, लेकिन छोड़ दें तो मूव करने लगा ना, तो इसका मतलब दूसरा तरह का एनर्जी इसके पास है। इस कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। लाइक मतलब अभी कोई कहे कि टेस्ट आपने दिया, परफॉर्म अच्छा नहीं किया, तो अब बच्चे आकर या कोई मतलब ऐसे डिस्कस कर रहे हैं तो कि ठीक है इस बार नहीं हुआ, लेकिन अगले बार अच्छा करेगा। क्यों? क्योंकि उसके बारे में जानते हैं कि इसका पोटेंशियल अच्छा है। मतलब इसमें पोटेंशियल है, ही विल बी, अगर वो मेहनत करेगा 1 सप्ताह 2 सप्ताह में तो उसके मार्क्स फिर से वापस आने लगेंगे टेस्ट वगैरह में। तो ये तो बात उसका हुआ कि उस पर्टिकुलर बच्चे के बारे में स्पेसिफाइड था, तो इसीलिए तो बेसिकली काइनेटिक में जो मूवमेंट था तो सामने दिख रहा है वो है, आप टेस्ट दिए नंबर आए तो आपका काइनेटिक एनर्जी हुआ। अगली बार आपका आएगा वो कैसे पता चलेगा? आपके कॉन्फ़िगरेशन से। मतलब कॉन्फ़िगरेशन इनसाइड जो आपका जो दिमाग कुछ रीड करेगा, पढ़ेगा, फिर उसके बाद होगा। तो कहने का क्या मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मूवमेंट या पोजीशन उसके चलते होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी होगा बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन, कि किस कॉन्फ़िगरेशन में है और कैसे एनर्जी ले रहा है, तो उसके लिए। तो अभी हम अपने आप को वर्क पे ही कन्फाइन करके रखते हैं।
एनर्जी को फिर बाद में उसको डील करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम की तरफ, ठीक है। तो सपोज अभी जिस एग्जाम उस पर आता है कि वर्क आप कब परफॉर्म करेंगे, जब आपका पोजीशन चेंज होगा। अब पोजीशन चेंज कराने के बहुत सारे तरीके हैं, या मतलब कोई फोर्स लगाएगा तो आप देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये वॉल है, मैं इस पर अगर फोर्स लगाऊं अगर, तो मूव कर रहा है क्या, वॉल नहीं कर रहा है। या चेयर टेबल बहुत बड़ा भारी भरकम वॉल है, मैं इसको अगर प्रेस करूं तो नहीं कर रहा है। तो मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने कोई काम नहीं किया, यही होगा ना भाई। आप पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, मार्क्स आपके अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो आप मेहनत कर रहे हैं, और जब आप खूब मेहनत कर रहे हैं आपके मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे हैं, तो आप क्या कंसीडर किया जाएगा। आप सब मतलब कि आपको पता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन जो एक्सटर्नल ऊपर से देख रहा होगा कोई, या ऑब्जर्व कर रहा होगा आपको कंस्टेंटली कि इसके तो मार्क्स तो बढ़ ही नहीं रहे, तो पढ़ाई कर नहीं रहा होगा। तो उसी तरह का कुछ है यहाँ बच्चों कि अगर आप फोर्स लगा रहे हैं वॉल पे, तो अगर उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वर्क नहीं हो रहा है। तो उस चलते मतलब वर्क के बारे में ये ऐसा डिफाइन होता है। तो W इक्वल टू जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, ये डिफाइन होता है फोर्स टाइम्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा। अच्छा, इसके डेफिनेशन में भी आप देखेंगे कि वर्क के डेफिनेशन में कि अगर आप फोर्स लगाते हैं उसी के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में अगर मूवमेंट होता है तब ये वैल्यू बताता है। कि सपोज आपने फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगाया ऐसा, और d डिस्टेंस इसमें मूव किया, तो आपका वर्क कितना होगा, F इंटू डी, ये ना। अच्छा, लेकिन आप 9th वगैरह के थोड़े मेमोरी को याद करिए कि आपको ऐसा सिखाया गया होगा, F इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, क्योंकि थीटा कहाँ से आया। तो हर बार कोई जरूरी नहीं है ना कि हॉरिजॉन्टल ही कोई फोर्स लगा रहा हो और हॉरिजॉन्टल ही मूवमेंट हो रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लीजिए कि अगर इस पे कोई आपसे ऐसा फोर्स F थीटा पे लगा दिया, ठीक है, और मोमेंट उसके चलते कुछ ऐसा D हुआ, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए। जब मैं यहाँ से पढ़ाऊंगा कि सर आपने तो यही बताया था कि फोर्स F लगाओ और जितना डिस्प्लेसमेंट होगा D, तो एफ डी कॉस थीटा। लेकिन इसके डेफिनेशन में ऐसा क्या है कि अभी जो मैं आपको डेफिनेशन अभी एक मिनट पहले जो बोला कि आप जो फोर्स लगाते हैं, इसका डेफिनेशन एक आता है वर्क इक्वल टू, जो आप फोर्स लगाते हैं सेम डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में अगर मूवमेंट अगर होता है तो D। तो अभी आप फोर्स किधर लगा रहे हैं, ऐसा, तो इसका कुछ एंगल से, और इसका मोमेंट कैसा है, ऐसा, तो बीच का एंगल है ना। तो देखते हैं कि इस जिधर मोमेंट हो रहा है उसका कौन सा कंपोनेंट है फोर्स का, तो पता चलता है F cos थीटा, ऐसा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट F sin थीटा। तो वर्टिकल के हॉरिजॉन्टल से कोई मतलब नहीं होता है, तो F cos थीटा इंटू डी। तो ये मतलब कि अगर किसी एंगल पे लगता है तो F cos थीटा इंटू डी, तो इसको क्लब करके लिखते हैं तो एफ डी कॉस थीटा। ये समझ में आया बच्चों, जो आपने वहाँ पर सीखा था उसका एक्सप्लेनेशन है कि वर्क इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा क्यों होता है। तो इस चलते होता है कि किसी भी एंगल पे वो लगाए और उसके चलते यहाँ पर अगर मूवमेंट अगर ऐसा है, अगर डी अगर मूवमेंट है तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है या जो अलोंग द मोशन का कंपोनेंट है वो वाला कंसीडर करेंगे तो एफ डी कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो ये बेसिक बात तो आपको समझ में आया होगा, ठीक। अच्छा, अभी कहेगी सर इसका क्या हुआ, इसके बारे में कुछ बताते चलो। तो देखो इसमें क्या हुआ कि F sin थीटा है और इसमें यहाँ से इसका जो मोमेंट है हॉरिजॉन्टल है, तो ये हमारे डेफिनेशन का ही पार्ट नहीं है, तो मतलब ये कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं करेगा। ये जो फोर्स का जितना भी मैग्नीट्यूड आएगा और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो उसको और मैं आपको ईजी कर देता हूँ कि जैसे F इंटू डी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सिंपल खाली ऐसे लिख दिया है F इंटू डी का वैल्यू, तो केवल मल्टीप्लाई है। इस डॉट को अभी हम रीड करेंगे, मतलब ये जो डी एफ डॉट डी है इसका क्या मतलब है। तो एफ डी कॉस थीटा यहाँ से वर्क इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा सर्टेन एंगल पे लगा हुआ है तो ऐसा होगा। तो इसके बाद आप अच्छा ये समझिए, ये तो आपको पता होगा ना कि वेक्टर में, ये तो खूब मेहनत करवाया हूँ इस पे आपको कि ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन कॉस थीटा होता है। तो कहीं ना कहीं ये कॉस थीटा है और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। लेकिन आप वर्क के बारे में जानते होंगे, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी होता है, या जितना भी एनर्जी या वर्क, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी इज द स्केलर क्वांटिटी एंड वर्क इज एज वेल इज स्केलर क्वांटिटी। तो उसको कैसे पता करेंगे कि दो का अगर प्रोडक्ट, अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर स्केलर है तो इसका मतलब क्या होगा, वो स्केलर प्रोडक्ट होगा। तो इसके बीच में एफ और डी के बीच में क्या हुआ होगा,
एफ डॉट यानी कि डी रहा होगा ऐसा, तब तो ये डब्ल्यू होगा ना स्केलर क्वांटिटी। और अभी इसको लिखी मतलब कि ये तो हमने डिस्कवर ही किया था एफ डी कॉस थीटा, और आपको बताया ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, तो उसको रिवर्स बाय कैसा लिखा जा सकता है क्या कि वर्क इक्वल टू एफ डॉट डी होता है। तो डब्ल्यू इक्वल टू इन जनरल एफ डी कॉस थीटा होगा ऐसा। तो अब देखिए वर्क भी तीन तरीके के होते हैं, तीन तरीके का मतलब कि वो सब काइंड नहीं, मतलब कि इसके पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो वर्क। तो इसमें क्या होगा कि पॉजिटिव वर्क होगा, वो कब होगा बच्चों पॉजिटिव वर्क, जब थीटा का जो मतलब कि वाट एवर आप कभी भी देखिए फोर्स लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिसाइड करने वाला ही है ना थीटा के एंगल दोनों के बीच में क्या हुआ, जिधर आप फोर्स लगा रहे थे डिस्प्लेसमेंट हो रहा था उनके बीच में एंगल क्या है। तो थीटा का वैल्यू अगर 0 to 90 के बीच में होगा, ऐसा अगर होगा तो पॉजिटिव वर्क होगा, क्योंकि जानते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है 0 से 90 के बीच में, या जीरो भी इवन हो, जीरो को भी ले ही लो कि तभी तो उसी सेम डायरेक्शन में होगा। 0 और 90 से छोटा अगर होगा तो उस समय क्या वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर जीरो वर्क की बात करें दूसरे तरह का, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, जीरो वर्क। जीरो वर्क क्या होता है बच्चों, या तो आप में डिस्प्लेसमेंट ही ना हो, मतलब इसके जीरो होने के तीन तरीके से हो सकता है, या तो एफ जीरो हो, एक तो हो जाएगा कि फोर्स लगाओ ही मत, कोई मोमेंट ही नहीं होगा उसके चलते। दूसरा कि फोर्स लगा रहे हैं, जैसे वॉल वगैरह का एग्जांपल है, फोर्स तो खूब लगा रहे हैं लेकिन इसमें मूवमेंट नहीं है, तो उसके चलते क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो है ऐसा, या नेट फोर्स जीरो है। तीसरा कि एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच में थीटा इज 90 डिग्री। आप जानते थे ना कि दो चीजें अगर डॉट प्रोडक्ट में, स्केलर प्रोडक्ट में अगर 90 डिग्री पर होता था तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, शून्य, जीरो। थीटा ही 90 डिग्री होगा तब होगा। तो ये कब होगा, तो बचपन के दिनों में सब पढ़ा होगा कि कूली है, उसको सामान दे दिया उसके सर पर और कह के चलो, तो उसके चलते कोई वर्क नहीं होता, फिर पैसा मांगेगा तो आप देंगे नहीं तो आपको पिटाई करेगा कि पैसे तो, क्योंकि उसने तो काम किया है। आप कहेंगे नहीं मैं तो फिजिक्स जानता हूँ, देखिए फिजिक्स थोड़े साइड में रखिए और पैसे दीजिए। तो खैर यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको समझते हैं कि मान लीजिए कि जो भी आपका कूली वाला आदमी था ऐसा, और सर पर ऐसा भारी भरकम रखा हुआ है, तो mg इसका तो डाउनवर्ड है और जा कैसे रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टली, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होगा तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है, शून्य। तो इस केस में भी आपका वर्क डन नहीं होगा। तो वर्क डन होने के तीन थे, एफ या तो जीरो हो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, और थीटा एंगल बिटवीन 90 डिग्री हो। अच्छा, अभी हमने सर्कुलर मोशन खत्म करके आए हैं, तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, तो उसके चलते भी जीरो वर्क डन होता है। वो कैसे बच्चों, ऐसा देखिए यहाँ पर ऐसा है, और आप सर्कुलर मोशन में आप अगर मूव कर रहे हैं तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स तो इधर लगता था mv²/r, और आपका मूवमेंट कैसा है, ऐसा ठीक उसके टेंजेंशियली d है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो फिर से आपका जीरो वर्क डन होगा। तो वर्क अगर पूछा जाता है, वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज शून्य, जीरो। कोई पूछे क्यों ऐसा, क्योंकि कहेंगे कि 90 डिग्री इन दोनों के बीच का एंगल लग रहा है, इसलिए ऐसा। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए कि हाँ, इस पे और थोड़ा चर्चा करते हैं कि एफ डॉट डी है। तो एफ डॉट डी मतलब कि ये तो स्केलर क्वांटिटी क्यों हुआ, क्योंकि उन दोनों के बीच में स्केलर प्रोडक्ट होगा। मतलब कि एफ और डी के बीच का, वही हमने डेफिनेशन में बोला ना कि जिधर हम फोर्स लगाते हैं उधर ही डिस्प्लेसमेंट अगर हो, उसी सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, तब होगा। तो फोर्स और डी दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो उन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी देगा। तो फोर्स और डी के जो स्केलर क्वांटिटी होगा तो उसके लिए होगा। ठीक है, अब तीसरा बात करते हैं। इसमें एक तो पॉजिटिव बात कर लिया, जीरो बात कर लिया, अब तीसरा नेगेटिव वर्क की बात करते हैं। तो नेगेटिव वर्क क्या होगा बच्चों, तो इसमें क्या होगा कि अगर आपका फोर्स, या इसको कंसीडर करो कि W इक्वल टू क्या बताया था आपको, एफ डी कॉस थीटा। अब ये तो पॉजिटिव निगेटिव होते नहीं है, तो वेक्टर क्वांटिटी है दोनों के दोनों, एफ और डी। इसके तो डायरेक्शन होते हैं, तो कॉस थीटा का वैल्यू निगेटिव कब होता है, जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं, तब थीटा का वैल्यू अगर लेस देन 180 डिग्री हो
और 90 के बीच का हो तभी ऐसा होगा, 90 टू 180 के बीच में। मतलब कि सपोज डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है और मतलब इस पर फोर्स ऐसे लग रहा होगा, अगर एग्जैक्टली 180 डिग्री है। हाँ, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। आप करेंगे सर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मन ही मन ऐसा सोच रहे हैं क्या? फ्रिक्शन, अगर मूवमेंट ऐसा हो रहा होगा और उसमें फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन के चलते वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। वो कैसे? क्योंकि फोर्स की जगह पे तो फ्रिक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट डी हो गया, और कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चों? -1, तो -FD हो गया ऐसा। तो निगेटिव वर्क जो होता है वो ही हीट प्रोड्यूस करता है। मतलब कि अगर यूजफुल वर्क, मतलब आप चल रहे हैं आगे की तरफ बढ़ गए, तो आपको मूवमेंट में आगे की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन जो इसका मूवमेंट तो करा नहीं रहा है और उसको अपोज कर रहा है। तो आप देखते होंगे कभी भी अगर टायर वगैरह या कभी व्हीकल वगैरह मतलब ब्रस्ट किया और उसका जो आयरन वाला पार्ट अगर उसके कार का जो व्हीकल का बॉडी का है, अगर उसको अगर रोड के साथ होता है तो इतना हीट प्रोड्यूस करता है कि उससे चिंगारी निकलने लगता है। देखे होंगे आप लोग। और आप वैसे भी समझिए कि जैसे आपका ये पाम है ऐसा, इसको भी अगर आप इस तरह से अगर करें तो 3-4-5 बार के स्लाइड के बाद आप देखेंगे कि हॉटनेस आने लगता है। तो इसका मतलब वहाँ भी फ्रिक्शन है। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज निगेटिव वर्क। और निगेटिव वर्क कहाँ पर जाएगा? थर्मल एनर्जी में। तो कहीं भी अगर थर्मल एनर्जी हो रहा होगा तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर निगेटिव वर्क हो रहा होगा और फ्रिक्शन मोस्टली रहता है। ठीक है, तो ये तो निगेटिव वर्क की कहानी था। तो हमने 3 तरह का वर्क देखा, पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क और निगेटिव वर्क। निगेटिव वर्क इज इक्वल टू -F.D था। क्यों था? कि जिसका डिस्प्लेसमेंट है और उसका फोर्स 180 डिग्री पे लग रहा था। तो ये इस तरह का बात हुआ। ठीक है, निगेटिव वर्क के लिए। तो और भी, अच्छा इसमें एक और बता देता हूँ कि जीरो वर्क वाले में तो सेंट्रीपिटल वाले के लिए तो था ही था। और सोचिए जरा कहाँ पर हो सकता है जीरो वर्क कि एंगल 90 डिग्री हो। यहाँ पर बच्चों अपने 10th वगैरह में सीखा होगा थोड़ा बहुत कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड या सॉरी मैग्नेटिक फील्ड में अब अगर जाते हैं तो इस तरह का कुछ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल आप देखते हैं ना, तो आप उसमें बोलते हैं कि करंट का डायरेक्शन है, इसमें फोर्स लग रहा है और इसमें ऐसा है। तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है कि फोर्स हमेशा तो नहीं, वहाँ पर भी हेलिकल पाथ आ जाता है। मतलब कि अगर फोर्स अगर परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस केस में भी मैग्नेटिक फोर्स के चलते कितना वर्क डन होता है? जीरो वर्क डन होता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब भी अगर वर्क डन जीरो होगा तो उसके स्पीड पे कभी इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि परपेंडिकुलर उसके मूव कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स या वर्टिकल फोर्स को आपस में एक दूसरे से मतलब नहीं होते हैं। तो ये तो इनकी कहानी था बच्चों। ठीक है, तो अभी जैसे देखिए मैं आपको एक दो जितना भी अभी कॉन्सेप्ट सिखाया उसको न्यूमेरिकल से और आपको फिट करवा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 2 kg का ब्लॉक है और इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इसमें डिस्प्लेसमेंट कुछ D = 2 मीटर हुआ। तो पूछ रहा हो कि बताइए वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन तो बहुत सिंपल कहानी हो गया ना इसके लिए, कि जिधर ही मूव कर रहा है 10 न्यूटन और यहाँ से 2, और एंगल दोनों के बीच का कितना है? जिधर ही फोर्स लग रहा है उधर ही उसका डिस्प्लेसमेंट है, तो cos 0। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं 20 जूल, है ना। 10 × 2 और cos 0 का वैल्यू 1, तो 20 जूल हो गया। तो ये तो इसके लिए हो गया अगर 2 kg का ब्लॉक ऐसे जा रहा था। दूसरा कि अगर अब बताइए इसको कि अगर 2 kg का ब्लॉक है ऐसा, और यहाँ पर फिर से 20 न्यूटन का कर दे दे और एंगल थीटा इज 37 डिग्री, और इस बार फिर मूव किया ये कुछ 2 मीटर, तो फाइंड द वर्क डन बाय दिस 20 न्यूटन। फाइंड, इसको सोचिए जरा, बाय 20 न्यूटन। 30 सेकंड का समय आपको देता हूं। ठीक है, कर रहे होंगे आप लोग। तो ऐसा देखिएगा अपना आंसर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 20 cos 37 ऐसा होगा, और दूसरा 20 sin 37 ऐसा होगा। तो 20 cos 37 का वैल्यू कितना हो गया?
इस 0.8 होता है cos 37, तो यहाँ से कितना हो गया 20 इंटू 0.8, तो कितना हो गया 16 न्यूटन। और इसको जब आप इसमें sin 37 का वैल्यू 0.6 होता है, तो यहाँ पर 12 न्यूटन। अच्छा, दो फोर्स और लग रहे होंगे जो अभी अभी लॉज ऑफ मोशन या इस तरह से देखा, mg की नीचे की तरफ होगा, नॉर्मल फोर्स इधर होगा, तो इन दोनों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा बच्चों, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देते हैं। तो अभी हमारा जो मूवमेंट हो रहा है किसके चलते हो रहा है, इस 16 न्यूटन के चलते हो रहा है ना, तो यही रिस्पॉन्सिबल होगा क्या कराने के लिए, वर्क डन कराने के लिए। तो अभी जो हम वर्क अगर लिखेंगे अब, तो यहाँ से 16 न्यूटन और इंटू 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 32 जूल। ठीक है, तो ये तो इसकी कहानी था कि इस तरह का अगर एंगल पे कोई अगर दिया रहता है, तो हमसे अगर वर्क अगर पूछे जाए तो हम इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद, तो अभी इतना जल्दी आ गया, देखिए दूसरा कि जैसे मान लीजिए कि एक आदमी है, अपन कुछ यहाँ पर उसके पास इस तरह का ब्लॉक है जिसका वेट है 20 kg, तो कहीं वो जा रहा है 20 kg को लेकर, तो 10 मीटर इधर ऐसे गया और 5 मीटर ऊपर गया, तो इस प्रोसेस में पूछ रहा है कितना उसको वर्क डन करना पड़ा होगा। 20 kg का वेट ऐसे उठाकर लेकर जा रहा है अपने हाथ में, सूटकेस वगैरह होगा कुछ उसका, तो 20 kg का इधर है, 10 मीटर ऐसे गया और फिर 5 मीटर ऊपर गया, तो कितना वर्क किया होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया कि फाइंड वर्क डन बाय मैन ऑन 20 kg ऑब्जेक्ट। और 20 kg कैसा है, सूटकेस है, वो हाथ में लेके ऐसे घूम रहा है, तो 10 मीटर अगर ऐसे जा रहा है, फिर 5 मीटर ऊपर की तरफ कुछ एनी हाउ रस्सी पकड़ के चढ़ रहा है या कैसे भी जा रहा है, लेकिन हाँ 5 मीटर का इसमें मूवमेंट हुआ है। तब बताइए सोच लिया बच्चों। देखिए कि अगर सूटकेस की अगर बात करें तो नीचे की तरफ लग रहा होगा 20 g या 200 न्यूटन ऐसा लग रहा होगा। अगर वो मूवमेंट ऐसा अगर जा रहा होगा इस तरह से, तो क्या होगा, 90 डिग्री है दोनों के बीच में, तो 0 से 10 जो जा रहा होगा, तो उसमें तो वर्क डन इन 0 to 10 मीटर कितना होगा बच्चों, 200 पूरा लगा दें इसको, इंटू 10 लगा दें, और साथ ही साथ क्या बोलते cos 90, तो cos 90 बिकम 0, cos 90 का वैल्यू 0 होगा और पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। ये तो इस फर्स्ट पार्ट का है। सेकंड पार्ट के लिए अगर जाते हैं कि अगर यहाँ से अगर 5 मीटर और जा रहा होगा, तो इस बार क्या होगा, mg नीचे की तरफ लग रहा होगा एज इट इज़ जो पहले लग रहा था, लेकिन इनका मूवमेंट ऊपर की तरफ है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री ऐसा, तो इसमें अब वर्क कितना होगा, इन सेकेंड पार्ट तो 200 इंटू 5 इंटू कॉस 180 डिग्री, तो कितना हो गया 200 इंटू 5 1000 माइनस इतना, तो निगेटिव वर्क होगा 1000 जूल। अच्छा, ये तो आपको पता होगा ना कि इसका यूनिट जूल होता है वर्क का, कि तो आपको यूनिट एंड डायमेंशन में बताया होगा। चलो डायमेंशन फार्मूला भी आपको हाथों हाथ बता देता हूँ, नहीं तो छूट जाएगा, कि वर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, या डी लिख लीजिए। तो कॉस थीटा का तो कुछ होता नहीं क्योंकि रेशियो होते हैं। फोर्स का कितना होता था बच्चों, एम एल टी माइनस 2, और डी के लिए क्या होता था एल, तो यहाँ से कितना हो गया एम एल टू टी माइनस 2, ये डायमेंशनल फार्मूला इसका था। तो खैर ये तो इसको याद रखिएगा। और इसका इन सीजीएस यूनिट में, ये तो एमकेएस में होता है, इन सीजीएस यूनिट में अर्ग बोलते हैं, 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। ये आपको वहाँ पर बताया गया होगा डायमेंशन में, अभी ध्यान आया तो सोचा कि चलो इसको बता देता हूँ
तो खैर इस प्रोसेस में अगर आप देखेंगे यहाँ से कि अगर ये 10 से 5 जा रहा होगा तो 10 मीटर में तो कोई वर्क डन नहीं हुआ, 5 मीटर में कुछ वर्क होगा, और कितना वर्क होगा तो -1000 जूल। तो यहाँ से अगर यहाँ से ऐसे गया तो उसमें 1000 जूल वर्क होगा। ठीक है, तो ये सब बच्चों बातें जो इसको ऐसा हम पोजीशन ऐसा करके दिखा रहे हैं और ऐसा हो रहा है, या चलेंगे तो अभी इंक्लाइन प्लेन के लिए भी मैं आपको एक आध बता देता हूँ। चलिए एक चलते चलते एक बता ही देता हूँ कि दो आपने प्लेन के लिए देख लिया। एक इंक्लाइन प्लेन में सपोज इस तरह का अगर है, थीटा का वैल्यू अगर 37 डिग्री है और 2 kg का ब्लॉक है, तो कहता है कि यहाँ से यहाँ तक आने में ब्लॉक को कुछ इसने 2 मीटर चला, और म्यू भी दे दिया जाए 0.2 है। तो कह रहा है कि बताइए कि अगर ये 2 मीटर चला होगा तो इस पर कितना वर्क किया होगा। एक फोर्स कोई लगा रहा होगा यहाँ पे, इस फोर्स में कितने से काम किया होगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए जरा। तो देखिए इसमें क्या होगा कि आपको जैसे पता है कि 2g तो नीचे लगता ही लगता है, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा 2g sin 37 होगा क्या, और यहाँ से mg या इस केस के लिए 2g cos 37 होगा। और एक चीज़ और है, फ्रिक्शनल फोर्स और इधर लगेगा। ठीक है, तो यानी कि जो आपको फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, F इक्वल टू इस 2g sin 37 प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, ऐसा लग रहा होगा। एक बार आपका नेट फोर्स आ जाए तो वहाँ से आप वर्क डन फटाफट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कितना हो गया 2g sin 37 प्लस फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू 2g cos 37, यही होगा। तो 2g का वैल्यू कितना हो गया 20, sin 37 0.8, म्यू का वैल्यू 0.2, 2g 20 इस 0.6, ऐसा ही होगा ना। 2g मतलब g का वैल्यू 10 है तो 20 और 0.8, और उसका वैल्यू आप अच्छा लगता है उल्टा पुल्टा कर दिया क्या, sin 37 इज 0.6 ना, sin 37 इज 0.6 और cos 37 इज 0.8। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 12, और ये कितना हो जाएंगे 16 इंटू 16.2, तो कितना हो गया 3.2, तो ये कितना आ गया 15.2 न्यूटन। ठीक, अब हमें वर्क निकालना है, तो फोर्स यही लग रहा होगा 15.2 न्यूटन का। तो वर्क जिधर फोर्स हो रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, तो 15.2 इंटू यहाँ से 2 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 31 जूल। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आपको आया होगा। तो आपको बेसिक से मतलब इंट्रोड्यूस कराया कि वर्क होता कैसे था F इंटू डी के लिए, इसके लिए। तो आप यहाँ से इसको ऐसा समझ सकते हैं। अब देखिए इसके बाद, हाँ आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, या नेक्स्ट आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट कि अभी सीखा था यहाँ पर कि W इक्वल टू F डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं या वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। जैसे कोई फोर्स है आपका F, मतलब इसके ऐसा वेक्टरली हम ऐसा जानते थे ना, Fx i कर देते हैं, मतलब 3 कंपोनेंट होंगे कुछ इस तरह से Fy और Fz k होगा, और डिस्प्लेसमेंट भी आपका कुछ वैसा ही होगा एक्स वाई जे में, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इस तरह का। तो अगर हमें वर्क निकालना होगा तो कितना हो जाएगा एफ एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एफ एक्स, वाई इंटू एफ वाई, मतलब सिंपली डॉट प्रोडक्ट। आप जैसे डॉट प्रोडक्ट जानते थे ना, जे का जे के साथ, आई का आई के साथ, के का के साथ, और यहाँ पर जेड का एफ जेड के साथ, इस तरह से। तो ठीक है, तो आइए इसका यूज़ करके बता देते हैं एक न्यूमेरिकल के थ्रू, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर है ओरिजिन पर इनिशियली, और इस पर कोई फोर्स लगा F इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k का, और ऐसा फोर्स लगा और इसके चलते कुछ मोमेंट हो रहा है इसमें डिस्प्लेसमेंट वाला,
3i प्लस 7j प्लस 8k, ऐसा क्या रखिए, एक फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट F is equal to 2i plus 3j plus 4k when it is origin. After the acting the force, it have the moment to 3i plus 7j plus 8k. Find the work done in this process. तो सब कुछ आपके पास है, फाइंड द वर्क डन तो कुछ करना ही नहीं है, तो वर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ डॉट डी, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, इसका इसके साथ कर दें और इसका इसके साथ कर दें, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 7 21 और 8 इंटू 4 32, तो यहाँ से कितना हो गया, और ए 59 जूल। तो ऐसा एक आपका निकल कर आ जाएगा, सिंपली डॉट प्रोडक्ट निकालना था। तो ये समझ में आया बच्चों आप लोगों को, ठीक है। एक क्वेश्चन आइए और देख लेते हैं। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है और उसका पोजीशन कुछ है, लिखा हुआ कि इफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग पोजीशन 2, 3, 4 है, ऐसा। अ फोर्स F is equal to 2i 3j plus 4k Newton acting on the object, their position change to their position change to 6, 7, 8. Find work done. ठीक है, तो जरा वर्क डन बताइए क्या होगा। करे कि इफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ पोजीशन 2, 3, 4, अ फोर्स 2i plus 3j plus 4k acting on an object, their position change to 6, 7, 8. Find the work done. तो वर्क डन क्या होगा, तो देखिए इसका अगर इस तरह से बना लेते हैं और इसका डेटा थोड़ा देख लिया जाए, क्या क्या बोला है, 2, 3, 4, 2, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 2, यहाँ पर था P1 कह लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक 6, 7, 8 ऐसे हो रहा है होगा। तो इसको आप पोजीशन वेक्टर जानते हैं कैसे निकाला जाता है, यहाँ से P2, तो P1 P2 यही होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी इस तरह का होता है वेक्टर में आपको सिखाया गया होगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसमें 6 माइनस 2 आई होगा ऐसा, 7 माइनस 3 जे होगा, और 8 माइनस 4 के होगा ऐसा। तो जो डी डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, 4i प्लस 4j प्लस 4k, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा। अच्छा, अब इसे फोर्स क्या लग रहा था, फोर्स क्या लग रहा था, इस 2i प्लस 3j प्लस 4k, 2i 3j प्लस 4k, इस तरह का ऐसा लग रहा था। तो अब हमसे डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ये इतना है क्या, और फोर्स इतना है क्या इन न्यूटन में, यहाँ पे मेंशन किया होगा न्यूटन में। तो अब वर्क पूछा जा रहा है, तो फिर किस देर बाद की, तो W इक्वल टू हम जानते हैं ना F डॉट डी होता है। तो यहाँ पर अगर इसको लिखा जाए 2i प्लस 3j प्लस 4k, और ये कितना हो जाएगा 4i प्लस 4j प्लस 4k, तो 4 2 जा 8 हो गया, यहाँ से 12 हो गया, 16 हो गया।
तो टोटल कितना हो गया यहाँ से 20 + 16 36 जूल, ऐसा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप जनरली आपको मिल जाता है। बेसिक समझाने के लिए भी ये है कि अगर इसमें से पोजीशन इसका पहले इतना था इनिशियली, कुछ फोर्स लगा तो कुछ वहाँ से उसका पोजीशन चेंज हो गया, और उससे फोर्स इतना लग रहा था तो वहाँ से हम उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट किए और फोर्स वेक्टर किए और दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लिए और आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसकी बातचीत था इसमें वर्क के लिए। अब देखिए कि ये सब जितना भी हम वर्क अभी निकाल रहे हैं इसके करने के लिए, स्टार्टिंग में ही मुझे एक चीज़ और आपको बोलना था कि जितने भी वर्क आप निकालते हैं या वर्क जितना भी निकालते हैं तो इसमें फोर्स कांस्टेंट होता है, मतलब कांस्टेंट ध्यान में रखकर तब करते हैं, फोर्स चेंज नहीं कर रहा है। अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो क्या होगा, आ जाइए उसको भी बता देते हैं कि इफ फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, तो फोर्स अगर वेरिएबल होगा तो उस केस में, और फोर्स इज फंक्शन ऑफ अगर टाइम, फोर्स इज फंक्शन ऑफ अगर एक्स निकल गया या कुछ और भी निकला टाइम में भी अगर होगा तो अब देखेंगे कैसे निकालते हैं उसको। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है एक्स, उसका मतलब यहाँ से यहाँ तक मोमेंट अगर कर रहा है एक्स का, तो अगर थोड़ा सा मोमेंट ही अगर कर रहा होगा तो डी एक्स, तो उस पर इस डी एक्स के चलते वो फोर्स कितना वेरिएबल वहाँ पर रिजल्ट मतलब इसी तरह का लगता है, मतलब टेढ़ा आर्बिट्री कैसे भी लग रहा होगा। तो यहाँ पर डी डब्ल्यू अगर वर्क हो रहा होगा तो उसके चलते यहाँ से एफ डॉट डी एक्स, थोड़ा सा अगर उसमें मूवमेंट हो रहा होगा उस फोर्स वेरिएबल फोर्स के चलते तो वहाँ पे यहाँ पे डी डब्ल्यू वर्क लग रहा, डी डब्ल्यू हो रहा होगा। तो ये आपका जब फोर्स वेरिएबल होता है तब इसके लिए होता है। आप सोच रहे हैं कि फोर्स कब वेरिएबल होता है, तो एक स्प्रिंग फोर्स होता है, जैसे आपने देखा था ना एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो एक्स अगर वैरी जितना करते रहेगा 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर, तो फोर्स भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो उस केस के लिए वहाँ पर होता है, ये आपको कोई फोर्स आपको ऐसा दे ही दिया कि सपोज एफ इज इक्वल टू ए प्लस या ऐसा कर रहा है कि एक्स प्लस 1 न्यूटन में चल रहा है, मतलब एक्स का वैल्यू 1 2 3 4 5, देखिए फोर्स वेरिएबल है ना। तो उस केस में कह दिया कि अगर 2 मीटर चलेगा बताओ तो कितना होगा, एक्स इक्वल टू 2 टू एक्स इक्वल टू 3 तक जाएगा तब कितना होगा, तो वो उसके लिए है। अच्छा, जैसे ही ये डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स हुआ तो हम इसको तुरंत, ये दो का प्रोडक्ट है पहले भी था, तो हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं क्या कि अगर फोर्स ऐसे वेरिएबल होगा और एक्स अगर ऐसे है इसका इन दोनों के इसमें, तो एरिया अंडर द कर्व क्या देगा, इस वर्क देगा क्या कह सकते हैं, हो सकता है। तो हमें ये भी सीख लिया कि एरिया अंडर द फोर्स एंड एक्स ग्राफ विल गिव व्हाट, इस वर्क देगा। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी समराइज कर सकते हैं। चलिए इसको एक और आपको क्वेश्चन से समझा देता हूँ। इसमें क्या है कि F इक्वल टू, जैसे x प्लस 1 न्यूटन वही ले लेता हूँ कि इफ़ F इक्वल टू एक्स प्लस 1, मतलब ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन बनाया रहेगा पहले से कि पार्टिकल एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ मास समथिंग, या नहीं भी होगा तो चलेगा, एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट हैविंग मैग्नीट्यूड F इक्वल टू or having a relation with F is equal to x plus 1 Newton, where x is in meter, x is in meter and x is in meter or F is in Newton. So find work done x is equal to 1 to x is equal to 3. Find work done x is equal to 1 to x is equal to 3 मीटर, ऐसा अगर होगा तो यहाँ पर अब अपने लेकर आते हैं उसको डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, अगर छोटा डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा तो कितना होगा। अब x इक्वल टू 1 to 3 है तो यहाँ पर भी 1 to 3 ऐसा कर लिया जाए, तो फोर्स के जगह पर कितना हो जाएगा बच्चों, x प्लस 1 डी एक्स ऐसा, और इसको इंटीग्रेट कर दे 1 to 3, तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा ऐसा, और यहाँ से 1 to 3 करना है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, अपर लिमिट यहाँ से 9/2, तो 9/2 हो जाएगा, और लो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा ऐसा। फिर लोअर लिमिट को करेंगे माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1,
तो 3 इंटू 9/2, तो 9 6 15/2 हो जाएगा, और वहाँ से 3/2, तो 15/2 माइनस 3/2, तो कितने हो गए 12/2, तो इसका 12/2 का मतलब 6 जूल हो गया क्या। तो ये हमारा आंसर हो गया इस पार्ट का। तो जब भी इस तरह का वेरिएबल अगर फोर्स हो तो हम उसको ऐसे सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं। तो भाई ये आज का कुछ प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस वगैरह का कुछ अगर देखते हैं इस तरह का, आपको विजिबल है क्या। अब विजिबल होगा इतना पार्ट तो ठीक है, ये विजिबल है। कह रहा है इसमें एक एक करके फिर उसको ऊपर करते जाएंगे। एक कह रहा है a force F is equal to 15 plus 0.5x act on a particle in the x direction where F is in the Newton and x is in meter. Find a work done by this force during the displacement x is equal to 2 x is equal to 2 मीटर। तो एग्जैक्टली अभी किया ऐसा ये क्वेश्चन, मतलब इसी तरह का था वो भी। तो F इज इक्वल टू कितना बोल रखा है बच्चों 15। आप चाहो तो आप भी अपना पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से आपके लिए पढ़ देता हूँ कि फोर्स ऑफ F इज इक्वल टू दिस मच acts on a particle in the x direction where F is in Newton, x is in meter. Find work done by the force during the displacement x is equal to 0 to x is equal to 2। तो हमें इसका निकालना है, तो मैं यहीं पे अभी नहीं बताता हूँ, आप अपना करो। देखिए तो इसका वर्क के लिए अपना चेक करिए, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एफ डॉट डी एक्स, और इंटीग्रेशन, और कहाँ से कहाँ तक बोला है एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू 2, तो इसके लोअर लिमिट 0 और 2 ऐसा हम कह सकते हैं। तो f के जगह पे 15.05x इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे 15 का तो कितना हो जाएगा 15x, और 0.5x का करेंगे तो 0.5 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा होगा 0 to 2। अपर लिमिट लोअर लिमिट रखिए, तो 15 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। अपर लिमिट को अगर पुट करेंगे प्लस 0.5, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, है ना। तो उसमें एक चीज़ और है कि 0.5 बाई एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 होगा ना, तो अपॉन 2 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 0.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों 1, और यहाँ से 15 इंटू 2 है 30, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 30 प्लस 1 इक्वल टू 31 जूल। तो इसका आंसर भी है 31 जूल। तो ये बात आपको समझ में आया होगा इसमें, ठीक है। अब सेम वैसा ही सेकंड क्वेश्चन भी है ये वाला कि फोर्स F इक्वल टू ए प्लस बी एक्स एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन द एक्स डायरेक्शन वेयर ए एंड बी आर द कांस्टेंट। फाइंड अ वर्क डन बाय दिस फोर्स एक्टिंग डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 0 टू d। तो F के जगह पर बस इसको पकड़ लीजिए, F इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, F इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ये है। तो वर्क हमें करना है F डॉट डी एक्स, और कहाँ से कहाँ तक करना है 0 से d तक, तो 0 से d लगा लिया, और f के जगह पे a प्लस बी एक्स रख दिए इंटू डी एक्स। तो a का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों ax, और bx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा bx स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर बाई 2, और लिमिट लगा लीजिए यहाँ से 0 से d, तो कितना हो जाएगा ad प्लस बी डी स्क्वायर बाई 2। तो ये हमारा वर्क हो गया, ठीक है, ए डी प्लस बी डी स्क्वायर बाई 2। तो देखिए वो उसका आंसर भी आ रहा होगा ए, अच्छा डी को कॉमन ले लिया ए प्लस बी डी बाई 2, तो आप भी ले लीजिए कॉमन यहाँ से ए प्लस बी डी बाई 2 डी, ठीक है बच्चों। तो ये आप यहाँ से इसका इस पार्ट का आंसर समझ में आया होगा सेकंड का। अब देखिए नेक्स्ट में थर्ड नंबर में ऐसा है, ये भी आपको ग्राफ दिख रहा होगा। इसमें क्या कह रहा है कि अ बॉडी मूव फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स शोन इन अ फिगर, ऐसा जा रहा है। तो
न्यूटन एंड x इज इन मीटर, f इज इन न्यूटन. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन? तो सिंपल है, अभी हमने देखा कि एरिया अंडर द, अगर हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना है f वर्सेस x का, तो क्या देगा? वर्क देगा. तो f वर्सेस x का ग्राफ है ही है, तो हमें एरिया चाहिए. तो एक पार्ट इधर है, दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट है. तो चारों का एरिया निकाल लें. तो ये 2 है और इधर से 1 है, तो इसका तो फर्स्ट पार्ट का कितना जाएगा? 1 इंटू 2. दूसरा ये ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है बच्चों? यहाँ से सम ऑफ द पैरेलल लाइन, तो यहाँ से 2 हो गया, 4 हो गया, तो 6. यहाँ से 1/2 इंटू 4 + 6 और डिस्टेंस बिटवीन द लाइन इज 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 5 जूल. मतलब A2 का जो एरिया है यहाँ से हो गया. A1 का एरिया कितना हो गया? 2 जूल A1 पार्ट का. सेकेंड पार्ट का 5 जूल. तीसरा ये ट्रेपेजियम है यहाँ से यहाँ तक, तो अगेन यहाँ से इसका सम देखेंगे यहाँ से, तो ये लाइन 3 के लिए है और ये 4 के लिए है, तो सम ऑफ द पैरेलल लाइन, तो 2, 4 + 3 7 हो जाएगा. अच्छा, मैंने 6 वहाँ पर क्यों किया? यहाँ पे 2 + 4 6 था. अच्छा, रेडीमेड था पहले से ही ये बच्चों. 2 + 4 6 था, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 3 जूल. फिर उधर आंसर नहीं आता तो उसमें फिर परेशान रहते हैं. 3 जूल. ठीक है, इसका तो 2 जूल है क्योंकि 1 और 2 है. सेकंड थर्ड वाले पार्ट का इसका यहाँ से 4 है और यहाँ से 3 है, तो सम ऑफ द फोर्थ पैरेलल लाइन इज 7 हो गया और डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1, तो 7/2 जूल हो गया. अच्छा, अब फोर्थ पार्ट का आंसर देख लीजिए इसका, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 1 हो गया और यहाँ से 3, तो 3 × 1, तो 3 जूल आ गया इस पार्ट का. अब टोटल कर लीजिए, 3 जूल, 2 जूल, 3 जूल एंड 7/2 जूल. तो इसको ऐड करेंगे तो 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 एंड 3 एंड हाफ, तो 11.5 हो जाएगा, तो 11.5 जूल. तो इस पार्ट का आंसर देखिए 11.5 जूल है. तो ये बात समझ में आया बच्चों आपको इसका, कि इसका ग्राफ अगर दिया हुआ है तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ऐसे फाइंड आउट करेंगे. अब आ जाइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. 4th नंबर. हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा करने में. देखिए इसमें क्या कर रहा है, क्लियर है? ठीक है, ऐसा क्लियर है? नहीं तो और इसको खींच के ला देते हैं, अब तो पक्का क्लियर होगा. ठीक है, तो इसमें कहा क्या जा रहा है, उधर स्पेस अपने लिए छोड़ लिए. करें कि रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट x एंड टाइम t फॉर द बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स गिवन बाय x = tq/3. x को बोला tq/3 है, वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकंड. कैलकुलेट द वर्क डन बाय द बॉडी फर्स्ट 2 सेकंड. ठीक है बच्चों, तो x का वैल्यू tq/3 है ऐसा. तो अभी हम dw = क्या जानते हैं? f.dx होता है ये तो, और f = क्या होता है? ma. f = ma. तो यहाँ तो हम कर सकते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स लगेगा. ma के जगह पे dv/dt ऐसा, और यहाँ से dx ये. तो ठीक है, तो एक काम करते हैं कि इसको dx/dt ऐसे करके एक ऐसा dt कर दे क्या, तो यहाँ से ये आ जाएगा और ये v आ जाएगा और t तो हमें उसके फंक्शन, क्योंकि इस बार क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि t = 2 सेकंड के लिए बताना है. तो x का वैल्यू tq है, तो यहाँ से dx/dt का वैल्यू कितना आ जाएगा, जो कि हमारा v होगा. tq का करेंगे तो 3t², 3 कैंसिल हो जाएगा, तो खाली t² आ गया, जो कि ये v है. और dv/dt का वैल्यू अगर करेंगे यहाँ से तो कितना आ गया? 2t हो गया. ठीक है, तो यहाँ से m इस 2t dv/dt के जगह पे और dx/dt के जगह पे इस
टी स्क्वायर इंटू डी टी, ऐसा कर दे तो 2t इंटू टी स्क्वायर कितना हो गया, इस टी क्यू, और 2m को बाहर कर लीजिए, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा, 2m बाहर हो गए और इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब इंटू डी टी। तो देखिए ये वर्क को कितना आसानी से हमने m इंटू डी एफ इंटू डी एक्स होता था, तो उसको हमने अगर टाइम के फंक्शन में था तो उसको हमने चेंज करके इसके इस फॉर्मेट में लेकर आगे टी क्यू इंटू डी टी। अब इसको कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 0 to 2 सेकेंड चाहिए, तो टी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, टी 4/4, तो 2m टी 4/4 हो जाएगा ऐसा। तो अभी हमें t इक्वल टू 2 सेकेंड पे चाहिए और m का वैल्यू कितना था, 2 kg, तो इसका वैल्यू रख दीजिए, तो 2 kg और m का वैल्यू 2 है, तो 2 और 2 कैंसिल हो गए, और t⁴, तो यहाँ से कितना आ गया, 16 जूल, यही चाहिए था ना, तो आंसर आ गया ना 16 जूल। तो ये समझ में आया। तो इस क्वेश्चन का जरूर प्रैक्टिस करिएगा ऐसे का, क्योंकि ये मेंस में एक क्वेश्चन इस पे लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे आता ही आता है, तो इसको आप कर लीजिए। अब फटाफट देख लीजिए, एक इसमें 2 क्वेश्चन और स्लाइड में बचे हुए हैं। जैसे ये 2 क्वेश्चन ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें हमें ये विजिबल है, विजिबल तो होना चाहिए, आ जाइए, इसको फटाफट देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को कह रहा है कि ये फिगर है ऐसा फोर्स, और उसमें कह रहा है कि एफ एंड एक्स के बीच का ग्राफ है। हियर द फोर्स इज इन न्यूटन एंड डिस्टेंस इन एक्स इज इन मीटर, व्हाट इज द वर्क। तो देखो यहाँ पर 3 डब्बे हैं, एक ग्राफ ऐसा है, इसको से कह लीजिए A1, इसको कह लीजिए A2 और इसको कह लीजिए A3। तो यहाँ से यहाँ तक 1 है और यहाँ से यहाँ 10 है, तो A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 जूल। A2 का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से -10 है, यहाँ पर ये देखिए माइनस में गया, -10 है, और सेम वही है, तो यहाँ से -10 जूल आ जाएगा। मतलब सिंपल रेक्टेंगल जैसा होगा ना, 10 मतलब इसका बेस 1 और इसका लेंथ इसका 10, तो 10 × 1 -10 जूल। A3 के लिए करेंगे तो सेम चीज़ वहाँ से भी होगा कि इसका 1 पार्ट है, इसका 10 है, तो 1 × 10 10 जूल हो गया। तो इसका सम करेंगे टोटल तो 10 जूल होगा, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। तो इस पार्ट का आंसर था, आप चाहते तो ओरली भी हो सकता था। इसके लिए देखिए 6 नंबर का, कैलकुलेट द वर्क डन इन द मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द x = 2 to x = 3 फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ। तो x = 2 और x = 3, तो ऐसा दिख रहा है, तो ट्रेपीजियम बन रहा है क्या ऐसा, इसका एरिया ले लें, तो सम ऑफ द पैरेलल लाइन, तो ये आपका कुछ 40 के आसपास दिखाई दे रहा है, और ये वाला 60 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो सम ऑफ द पैरेलल लाइन 1/2, तो 40 + 60 कितना हो गया, 100, और डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ 1। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 50 आ जाएगा, तो कितना आ गया यहाँ से, 50 जूल। तो हमारा वर्क के लिए ऐसा निकला। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। ये वर्क पर आज पहला लेक्चर था, तो हमने क्या बेसिक्स जितने हो सकते थे उसको एनकाउंटर किया, आपको उसके बारे में बताया गया कि होता क्या है वर्क। अब जब हम नेक्स्ट बार में मिलेंगे तो वर्क से रिलेटेड जो चलते मतलब कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया होगा, जो यूरोडोब में होगा, तो आपके लिए एक फाइन वर्कआउट हैंड पिक क्वेश्चंस लेकर आएंगे, और फिर आपको इसमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में इंट्रोड्यूस कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग होगा, मज़ा आएगा, तो देखते रहिएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम।